अब हम जानते हैं पाठ्यक्रम के अनुसार कि रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। वाक्य 3 प्रकार के हैं। रचना के आधार पर, रचना यानी बनावट के आधार पर कैसे हम वाक्यों का निर्माण कर रहे हैं, इस आधार पर वाक्य 3 प्रकार के हैं। पहला है सरल वाक्य यानी सिंपल सेंटेंस, दूसरा है संयुक्त वाक्य कंपाउंड सेंटेंस, और तीसरा है मिश्र वाक्य कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। सबसे पहले हम बात करते हैं सरल वाक्य की। सरल जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है कि एकदम सीधा साधा सरल होगा, सिंपल सेंटेंस। सरल वाक्य क्या है? जिन वाक्यों में एक ही क्रिया होती है। क्या पहचान है इसकी? कि एक क्रिया होगी इसमें, उन्हें सरल वाक्य कहते हैं। सरल वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय माना जाता है, लेकिन सरल वाक्य में कर्ता या उद्देश्य एक से अधिक भी हो सकते हैं। कि एक उद्देश्य भी हो सकता है और एक से अधिक उद्देश्य भी हो सकते हैं। उद्देश्य अर्थात कर्ता, कि एक उद्देश्य भी हो सकता है या एक से अधिक भी हो सकते हैं। तो एक क्रिया होगी और उद्देश्य एक भी हो सकता है और एक से अधिक भी हो सकता है, परंतु विधेय और क्रिया एक ही होगी। उद्देश्य एक या एक से अधिक हो सकता है, क्रिया एक ही रहेगी। तो इस आधार पर ये सरल वाक्य की पहचान है। आइए देखते हैं उदाहरण। जैसे बस रुकी, यहाँ पर एक उद्देश्य है बस और एक ही क्रिया है रुकी, तो ये उद्देश्य है और ये इसका विधेय है। इंदु को पुस्तकें दो, यहाँ इंदु, इंदु इसका उद्देश्य है इंदु को, और पुस्तकें दो विधेय। माता जी ने नीतू को साड़ी दी, निखिल हंसता है, मोहन और सुरेश ने चोर को पीटा। अब इस वाक्य में अंतर है। ऊपर हमने देखा कि एक ही उद्देश्य हमारा है, वहां बस, इंदु, माताजी और निखिल एक ही उद्देश्य है, लेकिन यहाँ पर अंतर है कि मोहन और सुरेश ने चोर को पीटा। यहाँ उद्देश्य एक से अधिक प्रयुक्त हो रहे हैं, कर्ता एक से अधिक प्रयुक्त हो रहे हैं, मोहन और सुरेश, लेकिन क्रिया एक ही संपन्न हो रही है कि चोर को पीटा। पीटना क्रिया है यहाँ पर, और उन्होंने चोर को पीटा, दोनों ने मिलकर काम एक ही किया है। यही इस सरल वाक्य की पहचान है कि उद्देश्य एक से अधिक हो सकते हैं, परंतु क्रिया एक ही रहेगी, एक ही क्रिया होगी, तो वहां पर सरल वाक्य होगा। आइए देखते हैं कि इसमें कर्ता और क्रिया के अलावा कर्म तथा उनके पूरक भी सम्मिलित किए जा सकते हैं। अब सिर्फ यह नहीं है कि एक क्रिया है और एक कर्ता हो गया या कर्ता एक से अधिक हो गए तो सिर्फ वही वाक्य रहेगा, उसमें उसके पूरक भी सम्मिलित किए जा सकते हैं, कर्म को भी सम्मिलित किया जा सकता है। अब कर्म क्या है? क्रिया के साथ यदि हम क्या लगाकर प्रश्न करें तो जो उत्तर हमें प्राप्त होगा वह उसका कर्म होता है। इसमें कर्ता और क्रिया के अलावा कर्म और उनके पूरक भी सम्मिलित किए जा सकते हैं। जैसे सार्थक पढ़ा, यहाँ सार्थक कर्ता है और पढ़ा क्रिया है। सार्थक पढ़ रहा है, यहाँ सार्थक कर्ता है, फिर पढ़ रहा है, ये क्रिया और उसका विस्तार हो रहा है, क्रिया एक्सपेंड हो रही है, फैल रही है, उसका विस्तार हो रहा है। फिर पड़ोस में रहने वाला सार्थक पढ़ रहा है। अब यहाँ सार्थक कर्ता है, पड़ोस में रहने वाला उस कर्ता के ही विषय में कहा गया है, उद्देश्य के अंतर्गत ही है, लेकिन ये इसका विस्तार कर रहा है, ये कर्ता का विस्तार कर रहा है, विस्तृत रूप में फैला रहा है। पढ़ रहा है, यहाँ फिर क्रिया है और ये क्रिया का विस्तार हो रहा है। सार्थक ने पुस्तक पढ़ी, सार्थक कर्ता है और उसने पुस्तक पढ़ी, पुस्तक यहाँ पर कर्म है और पढ़ी क्रिया है। सार्थक ने मित्र को पुस्तक दी, कर्ता, फिर मित्र को कर्म और पुस्तक कर्म है, यहाँ 2 कर्म प्रयुक्त हुए हैं, और दी क्रिया है। इस प्रकार आपने देखा कि जहां कर्ता एक से अधिक हो परंतु क्रिया एक ही हो, ऐसा वाक्य सरल वाक्य कहलाएगा। और इसके अलावा इसमें
कर्ता, क्रिया और कर्म के पूरक भी सम्मिलित हो सकते हैं, उसको विस्तार देने वाले भी सम्मिलित हो सकते हैं। ये सरल वाक्य की पहचान है। रचना के आधार पर दूसरा भेद है संयुक्त वाक्य, कंपाउंड सेंटेंस। जिन वाक्यों में दो या दो से अधिक सरल वाक्य योजक द्वारा जुड़े होते हैं उन्हें संयुक्त वाक्य कहते हैं। अब योजक क्या है? योजक समुच्चय बोधक को कहते हैं, जिसे इंग्लिश में कंजंक्शन कहते हैं। ये कंजंक्शन वर्ड्स यहाँ इस्तेमाल होंगे, इन शब्दों द्वारा जुड़ा होगा, योजक शब्दों द्वारा। तो योजक द्वारा जुड़े होने पर भी प्रत्येक वाक्य अपना स्वतंत्र अस्तित्व रखता है, उसका अपना स्वतंत्र अस्तित्व भी होगा। यानी योजक को यदि हम छुपा दें तो भी उसके आगे वाला वाक्य भी अपने आप में स्वतंत्र होगा, पूरे वाला भी स्वतंत्र होगा, पूर्ण होगा। उपवाक्य, मुख्य उपवाक्य अपने पूर्ण अर्थ की अभिव्यक्ति के लिए किसी दूसरे वाक्य पर आश्रित नहीं होते, जो मुख्य उपवाक्य है। अब उपवाक्य क्या है? उपवाक्य किसी बड़े वाक्य का एक अंश जिसका अपना उद्देश्य और विधेय हो, इसे इंग्लिश में क्लॉज कहते हैं। तो ये उपवाक्य में अपना उद्देश्य भी है और विधेय भी है। तो मुख्य उपवाक्य अपने पूर्ण अर्थ की अभिव्यक्ति के लिए किसी दूसरे वाक्य पर आश्रित नहीं होते। उपवाक्य होते हुए भी उनके अर्थ में उनमें पूर्ण अर्थ का बोध होता है। वो उपवाक्य है परंतु उसमें पूर्ण अर्थ का, सही अर्थ देने का, अपने बात को स्पष्ट करने का बोध होता है। संयुक्त वाक्य में उपवाक्य समानाधिकरण समुच्चय बोधक अवयवों से जुड़े होते हैं। ये संयुक्त वाक्य की पहचान है कि इसमें वाक्य किससे जुड़े होंगे? समानाधिकरण समुच्चय बोधक अवयव से, अव्यय से जुड़े होंगे। जैसे और, एवं, व, तथा, अथवा, या, किंतु, परंतु, इसलिए, अन्यथा। ये इन शब्दों को आप ध्यान में रखें। ये पहचान है कि इसमें क्या प्रयुक्त होंगे? और, एवं, व, तथा। तो इस प्रकार के शब्दों का समुच्चय बोधक अवयवों का यहाँ पर प्रयोग होगा। जैसे बादल छाए और वर्षा होने लगी, तो यहाँ प्रयुक्त और एक समुच्चय बोधक अव्यय शब्द है, एक पद के रूप में प्रयोग हो रहा है। बादल छाए और वर्षा होने लगी। अब किस प्रकार ये संयुक्त वाक्य है? दो वाक्य यहाँ पर जुड़े हुए हैं, एक मुख्य उपवाक्य और एक दूसरा उपवाक्य। बादल छाए अपने आप में अपनी बात को कहने में सक्षम है, समर्थ है, पूर्ण है। बादल छाए, इसको हमने जोड़ा है और द्वारा, और बाद में लिखा गया है वर्षा होने लगी। वर्षा होने लगी अपने आप में एक पूर्ण स्वतंत्र अस्तित्व रखता है ये, और दोनों को हमने जोड़ दिया और समुच्चय बोधक द्वारा। दूसरा वाक्य देखिए, रात बीत गई तथा सुबह हो गई। रात बीत गई अपने आप में स्वतंत्र अस्तित्व रखता है। इसके बाद लिखा सुबह हो गई भी अपने आप में एक स्वतंत्र अस्तित्व रखता है। इसको हमने जोड़ा है इस तथा के द्वारा। तो तथा यहाँ इस समुच्चय बोधक अव्यय का प्रयोग किया गया है। अब तीसरा उदाहरण देखिए, रोहन मुंबई गया व सतीश पंजाब गया। रोहन मुंबई गया अपने आप में स्वतंत्र है, फिर सतीश पंजाब गया भी स्वतंत्र है, और इन दोनों को हमने जोड़ दिया व समुच्चय बोधक द्वारा। तो ये एक संयुक्त वाक्य बन गया। आप पहले आराम करेंगे या आपके लिए भोजन ले आऊं? तो आप पहले आराम करेंगे या आपके लिए भोजन ले आऊं। आप पहले आराम करेंगे अपने आप में पूर्ण है, स्वतंत्र है, और इसके बाद यदि हम या हटाएं और इसके पीछे का भाग देखें, आपके लिए भोजन ले आऊं, तो ये भी अपने आप में पूर्ण अर्थ प्रदान करने वाला उपवाक्य है। इस प्रकार हमने इन दो स्वतंत्र वाक्यों को जोड़ दिया है या द्वारा। तुम नहीं जा सकती तो सुमित को भेज दो।
तो तुम नहीं जा सकती अपने आप में एक पूर्ण वाक्य है। सुमित को भेज दो भी अपने आप में एक पूर्ण वाक्य है। इन दोनों को हमने जोड़ दिया तो द्वारा। इस प्रकार आपने देखा कि जहां वाक्य में दो या दो से अधिक सरल वाक्य योजक द्वारा अर्थात समुच्चय बोधक द्वारा जुड़े हों वहां संयुक्त वाक्य होता है। और किस प्रकार के समुच्चय बोधक शब्दों का यहाँ प्रयोग किया जाएगा? और, एवं, व, तथा, अथवा, या, किंतु, परंतु, इसलिए, अन्यथा आदि। ये पहचान है कि इन शब्दों को आप ध्यान रखेंगे, ये संयुक्त वाक्य के लिए प्रयुक्त होंगे। यदि आपको दो सरल वाक्य दिए हैं तो उसको संयुक्त वाक्य बनाने के लिए आप इनका प्रयोग करेंगे। उसने मेहनत नहीं की, फलतः सफलता नहीं मिली। तो उसने मेहनत नहीं की, यहाँ फलतः द्वारा हमने वाक्य को संयुक्त किया है। इसी प्रकार अगला, तुमने मना किया था इसलिए मैं नहीं आया। तो तुमने मना किया था अपने आप में एक स्वतंत्र वाक्य है। मैं नहीं आया यह भी अपने आप में स्वतंत्र वाक्य है। इन दोनों को हमने इसलिए द्वारा जोड़ दिया, ये ध्यान रखना है। और साथ में ये पहचान है इसकी कि उपवाक्य यानी जिसका अपना उद्देश्य और विधेय हो, दोनों ही तरफ हम देखेंगे कि उद्देश्य भी है और विधेय भी है। इस दूसरी तरफ भी समुच्चय बोधक के दूसरी तरफ भी हम देखेंगे तो यहाँ भी एक उद्देश्य और एक विधेय हमें नजर आएगा। रचना के आधार पर वाक्य का तीसरा भेद है मिश्र वाक्य, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। जिस वाक्य में एक प्रधान मुख्य उपवाक्य के साथ एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्य हों उसे मिश्र या मिश्रित वाक्य कहते हैं। एक प्रधान मुख्य उपवाक्य होगा और उसके साथ एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्य। आश्रित का मतलब आधारित, उस पर बेस्ड है, उस पर निर्भर है। स्वतंत्र वाक्य को प्रधान वाक्य तथा शेष उपवाक्य को आश्रित उपवाक्य कहते हैं। एक जो स्वतंत्र वाक्य है वो प्रधान वाक्य कहलाएगा वहां, और बाकी जो उस पर आधारित वाक्य हैं उसे आश्रित उपवाक्य कहते हैं। इन्हें जोड़ने का काम वैधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय जैसे कि, जब, जिस, जिन, जहां, जो आदि करते हैं। जैसे कि उदाहरण में देखते हैं, मुझे मालूम है कि मोहन विद्यालय नहीं गया। तो की द्वारा इसको जोड़ा गया, इस पर आधारित है। मुझे मालूम है कि मोहन विद्यालय नहीं गया। जो परिश्रम करता है उसे सफलता मिलती है। जिसे आप ढूंढ रहे हैं वह मैं नहीं हूं। ज्यों ही पढ़ने बैठा बिजली चली गई। जहां तुम रहते हो मैं भी वहीं रहता हूं। अब जैसे आप चाहते हैं कि भारत तरक्की करे, यहां आप चाहते हैं प्रधान उपवाक्य है और भारत तरक्की करे आश्रित उपवाक्य है। क्योंकि आप चाहते हैं प्रधान उपवाक्य है, प्रमुख है, स्वतंत्र है, फिर इस पर आधारित है कि भारत तरक्की करे। प्रधानाचार्य ने बताया कि कल विद्यालय में अवकाश रहेगा। प्रधानाचार्य ने बताया यहाँ मुख्य उपवाक्य है और कल विद्यालय में अवकाश रहेगा उस पर आधारित है, आश्रित है। मोहित ने उस युवक को पीटा जिसने जेब काटी थी। तो मोहित ने उस युवक को पीटा प्रधान वाक्य, जिसने जेब काटी थी, जेब काटी थी उस पर आधारित है, आश्रित। अगला उदाहरण देखिए, जो पैसे मिले थे वे खर्च हो गए। जो पैसे मिले थे यहाँ आश्रित उपवाक्य है और मुख्य वाक्य है वे खर्च हो गए। तो इस प्रकार आश्रित या गौण उपवाक्य अपने अर्थ की अभिव्यक्ति के लिए मुख्य यानी प्रधान उपवाक्य पर आश्रित रहता है, उस पर आधारित रहता है। Now subscribe to Bright Duty course at ₹1 per day only.
Download Bright Duty app from Play Store and get the online courses prepared by competent and experienced teachers for different education boards of classes 6 to 10. Bright Duty courses are available for the subjects of Math, Science, Social Science, English and Hindi in English and Hindi medium. Bright Duty follows three-step approach, that is learning, assessment and exam preparation. In learning, topic-wise video lectures with explanation of concepts and discussion of textbook examples and questions are available with the solutions. In assessment, topic-wise online MCQ test, practice assignments and chapter-wise question bank are available with the solutions. In exam preparation, previous year's question papers, sample papers and model test papers are available with the solutions. Sign up today on Bright Tutor and avail your courses at affordable prices.